हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जेपी कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हेड ऑफ इनकम आइए देख लेते हैं। हेड ऑफ इनकम में जो है इनकम फ्रॉम सैलरी, ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसको भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसको भी हम लोग आज नहीं पढ़ें। किसी भी हाउस प्रॉपर्टी का किन किन तरीक़ों से यूज किया जा सकता है, तो हम लोग इसका यूज पढ़ेंगे। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी का यूज़ पढ़ेंगे। इस यूज़ में जो है पहला यूज़ क्या हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी का, जैसे कि आप किसी मकान को लेट आउट मतलब कि किराए पर उठाए हों। अगर आप मकान को लेट आउट किए हैं, फर्स्ट कंडीशन है ये, तो उससे आपको रेंट मिलेगा। अगर किसी भी हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंट मिल रहा है तो आपका इनकम भी जनरेट होगा, और जब इनकम जनरेट होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे इनकम टैक्स लगता है, तो ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट है सेल्फ ऑक्युपाइड। इसमें क्या है, जैसे कि आपका मकान है, आप उसमें स्वयं रहते हैं, तो आप स्वयं रहते हैं तो उस पर रेंट थोड़ी आप देंगे, और उससे आपका कोई इनकम भी नहीं जनरेट होगा। जब आपका ये इनकम नहीं जनरेट होगा तो ये नॉट टैक्सेबल, मतलब कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस वाले मकान पे। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जैसे कि आप कोई बिजनेस या फिर प्रोफेशन का कार्य कर रहे हैं। मान लीजिए आप बिजनेस का वर्क कर रहे हैं अपने मकान में, तो आपको इनकम जनरेट हो रही है, लेकिन जो इनकम जनरेट हो रही है वो बिजनेस वाले हेड का है, ना कि आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है। तो यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी से जब कोई भी इनकम नहीं जनरेट हो रही है तो टैक्सेबल नहीं होगा। ये हम लोगों को पढ़ना भी नहीं है, पढ़ना है हम लोगों को केवल यही दो, ये और ये पहला दूसरा। अब किसी भी हाउस को आप या तो परचेज करेंगे या तो फिर उसका जो है कंस्ट्रक्शन कराएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई हाउस है, उसको आप परचेज कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, तो परचेज करने के लिए आपके पास दो कंडीशन होगी, या तो आपके पास कैश होगा, या तो आप किसी से उधार लेकर उसको परचेज करेंगे या फिर बनवाएंगे। तो दो कंडीशन है। उन दो कंडीशन में पहला कंडीशन क्या है, लोन टेकन और बोरोइंग, मतलब आप किसी से लोन लेकर बनवा रहे हैं। अगर आप लोन लेकर बनवाएंगे किसी भी मकान को, मान लीजिए आपने लोन लेकर बनवाया और जो है उस मकान को आपने आधे हिस्से को लेट आउट कर दिया और आधे हिस्से में आप स्वयं रहते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो आधे हिस्से को जो आपने लेट आउट किया है और आप लोन लेकर बनवाए हैं, तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा ना। ठीक है, आप इंटरेस्ट उस लोन का पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जो आप जितना भाग, आधे भाग को आपने लेट आउट किया है, तो आपका जो है इंटरेस्ट जो है आधे भाग वाला, ये आपका फुली डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, और जितने पार्ट में आप सेल्फ ऑक्युपाइड हैं उसमें भी आपको उस पर भी जो है जितना लोन है, जैसे कि आपने 1 लाख का लोन लिया है, आधा आपने सेल्फ ऑक्युपाइड रखा है, आधा लेट आउट किया है, तो आधा मतलब कि 50,000 का जो लोन है वो सेल्फ ऑक्युपाइड वाले में है, तो उसमें आपका जो भी इंटरेस्ट होगा परसेंटेज में, तो सेल्फ ऑक्युपाइड वाले में अगर आपने मकान को परचेज किया है तो 30,000 का डिडक्शन मिलेगा। और अगर आप मकान को बिल्ड किए हैं, बनवाए हुए हैं, तो आपको 2 लाख तक ही मिलेगा मैक्सिमम। तो ये कंडीशन है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड वाले में
जो रिडक्शन मिलेगा इस प्रकार से मिलेगा। अगर आपने विदाउट लोन टेकन और कैश, अगर आपने कैश, आपके पास जब पूरा कैश ही है तो कैश में आपने ट्रांजैक्शन किया, मकान को परचेज किया, तो आपके पास कोई कंडीशन ही नहीं बनेगा। ठीक है, मान लीजिए एक ओनर हैं, उन्होंने अपने मकान को जो है रेंट पर दिया हुआ है। किस पर दिया है? रेंट पर। तो जिस बंदे ने उस मकान को रेंट पर लिया हुआ है तो वो टेनेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? टेनेंट। इसके बदले में ये रेंट पे करता है, रेंट इसके बदले में ये पे करते हैं 3000 रुपये पर मंथ। ये इनका मकान है। टेनेंट जब इसका 3000 रुपये पर मंथ पेमेंट करता है तो 12 महीने का 36,000 हुआ। तो 36,000 जो इन्होंने ओनर ने रेंट पाया है तो इनकम इनका जनरेट हुआ यहाँ पे। तो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स जो है इनसे टैक्स लेगा, टैक्स के लिए बोलेगा। और इसे बिलीव नहीं है कि ये 3,000 लेते हैं। और जब बिलीव नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि ये 3,000 रुपये उस मकान से लेते हैं, मान लीजिए इनके कोई रिलेशन का हो, कम ले रहे हों, ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट जो है चेकिंग करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास। जब ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास जाएगा, पूछेगा उस एरिया का रेंट कितना है, उस तो म्युनिसिपल वैल्यू बताएंगे 4,000 रुपये पर मंथ उस एरिया का। तो 4,000 पर मंथ मतलब कि 1 साल का होगा 48,000 रुपये। ये तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने म्युनिसिपल वैल्यू बता दिया। तब भी इसको विश्वास नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स को विश्वास नहीं है। तब ये जो है जाएगा उसी एरिया में, पूछेगा फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू जब पता लगाएगा तो 3500 रुपये पर मंथ वहाँ पे वैसे ही मकान, वैसे ही फैसिलिटी वाले मकान का रेंट 3500 रुपये पर मंथ होगा। तो 3500 रुपये पर मंथ मतलब कि 1 साल का 42,000 रुपये होगा। अब भी इसको बिलीव नहीं है कि 42,000 रुपये है 1 साल का। तो अब ये इसके पास एक रास्ता और बचता है, ये रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा स्टैंडर्ड रेंट का पता लगाएगा। तो उस एरिया का जो है स्टैंडर्ड रेंट मान लीजिए 4500 रुपये पर मंथ है। तो 4500 रुपये पर मंथ मतलब कि 1 साल का रुपया जो आएगा 54,000 रुपये होगा। तो कैसे फिक्स किया जाए कि इसका जो है रेंट कितना है? वो तो बता रहा है कि 3,000 रुपये पर मंथ हम लेते हैं, तो 36,000 रुपये 1 साल का हुआ। तो इसको जो है करने के लिए ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाली वैल्यू और फेयर वैल्यू इन दोनों में कंपेयर करेगा, जो सबसे ज़्यादा होगा वही मानेगा। डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स 48,000 रुपये इन दोनों वैल्यू में ज़्यादा है। देखिए पहला तो ये कितना है, ये 48,000 है और इसका है 42,000। इन दोनों में 48,000 सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड रेंट जो है मान लेगा, इस स्टैंडर्ड रेंट और इन दोनों में कंपेयर करेगा। स्टैंडर्ड रेंट और ये जो 48,000 आया है इन दोनों में कंपेयर करेगा, जो दोनों में कम हो। दोनों में कम कितना है? 48,000 है, ठीक है। अब इसका जो है कंपेयर किसके साथ करेगा? एक्चुअल रिसीव जो है इसको 36,000 हुआ है, तो इसके साथ जब ये कंपेयर करेगा,
कंपेयर इसमें क्या करेगा, विच एवर इज मोर, मतलब जो ज़्यादा हो। तो ज़्यादा कितना है इन दोनों में, ज़्यादा कितना है 48,000। तो 48,000 ही ये फिक्स रेंट मान लेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बारे में हम लोग नए वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो उसका रेंट मान लिया जाएगा 48,000, ऐसे फिक्स किया जाता है। उसके बाद जो है, जब ये पता चल गया कि कितना रेंट है, तब बोलेगा ना, ऑनर बोलेगा अरे इतना नहीं है, इसके साथ साथ हमने कुछ खर्च भी किए हैं जो है उसका हमें रिडक्शन चाहिए। तो डिपार्टमेंट बोलेगा कि ठीक है आप डिडक्शन ले लीजिए, लेकिन आप बताइए किस किस का आपको डिडक्शन चाहिए, किस चीज़ का। तो उसने बोला कि पहले हमें चाहिए इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन चाहिए, तो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स ने बोला कि ठीक है आप इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन ले लीजिए। रेंटेड हाउस के लिए पूरा डिडक्शन लीजिए, और अगर रेंटेड नहीं है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो उसका जो है आप 30,000 लीजिए या फिर 2 लाख। अगर मकान को आपने परचेज किया है तो 30,000 आपको डिडक्शन मिलेगा, और अगर आपने उसको बनवाया है तो 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। चलिए ये ठीक है, ये इतना क्लियर है। फिर दूसरा बोला कि हमने काफ़ी एक्सपेंसेस, हमने मकान में जो है काफ़ी एक्सपेंस और फैसिलिटी एक्सपेंस किए हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स पूछेगा आपने क्या क्या एक्सपेंस किया है, क्या फैसिलिटी दी है। तो बताएगा हमने वॉचमैन दिया है, वॉचमैन के लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। हमने स्विमिंग पूल दिया है, उसकी साफ़ सफाई के लिए, स्विमिंग पूल ये सब के लिए हमें पैसा, इसका भी डिडक्शन चाहिए। खेलने कूदने के लिए या फिर एंजॉय के लिए फील्ड है, इन सब की फैसिलिटी जो दी है, इसके मेंटेनेंस के लिए हमें डिडक्शन चाहिए। तो लोग जानते हो क्या करते थे, इतना जो है फैसिलिटी गिना देते थे कि उनका इनकम जो है बहुत ही कम आता था। और जब इनकम कम आता था तो टैक्स भी कम आता था। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिक्स कर दिया कि हम 30% से ज़्यादा किसी को डिडक्शन नहीं देंगे, 30% से ज़्यादा। और 30% ये एनुअल वैल्यू का होना चाहिए। इससे ज़्यादा जो है हम डिडक्शन नहीं देंगे, चाहे आप करोड़ों रुपए गिना दीजिए कि हमने फैसिलिटी इतने रुपए का दिया है, तो आपको केवल एनुअल वैल्यू का 30% ही डिडक्शन मिलेगा। फिर उसने डिपार्टमेंट ने बोला कि और आपको क्या चाहिए। तो उसने बोला कि मैंने म्युनिसिपल टैक्स भी पे किया है, उसका भी हमें चाहिए डिडक्शन। तो बोला ठीक है डिपार्टमेंट इसका जो है डिडक्शन आपको देगा। अब ये जो सारी बातें हुई हैं, आइए इसको एक सिस्टमेटिक रूप में देख लिया जाए, ठीक है। जो फॉर्मेट होता है हाउस प्रॉपर्टी में, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये सब देखते हैं हम लोग, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को कैसे कंप्यूट करेंगे उसको देखते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे फिक्स होता है, क्या म्युनिसिपल वैल्यू होता है, क्या फेयर वैल्यू होता है, इन सब के बारे में हमने वीडियो में बात किया। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको लिख देंगे, और म्युनिसिपल टैक्स को लेस कर दिया जाता है, और अनरियलाइज रेंट को भी लेस कर दिया जाता है, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में भी हमने वीडियो में बात किया कि म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन, अर्थात हमें छूट मिलता है, डिडक्शन नहीं बोल सकते, इसका छूट मिलता है। इन दोनों अमाउंट को ऐड करके लेस कर देंगे, और ये जो आएगा
एनुअल वैल्यू बोला जाएगा। अब हम लोगों को क्या डिडक्शन भी मिलेगा ना, डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24 में। लेस कर देंगे क्या, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का 30% हम लोग लेस कर देंगे, 30% करके अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको आप लोग कैलकुलेट करके यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट लिखने के बाद इन दोनों को ऐड करके लेस कर देंगे। जो अमाउंट आएगा उसे हम लोग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। इस तरीके से ये पूरा हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने इस वीडियो में हाउस प्रॉपर्टी के हर एक थ्योरेटिकल पॉइंट को कवर अप करने का कोशिश किया है। अगर कुछ पॉइंट छूट जाते हैं इसमें तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं, हम उस पॉइंट पर एक नया वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप लोग वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।